नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश के सागर में सरकार संत रविदास मंदिर बनाने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहना है, आइए पहले जानते हैं। तो भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ वहां होगा। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है। पीएम के आगमन को लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पीएम मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि वे सागर में संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चाहे भगवान श्री राम हो या बाबा महाकाल के मंदिर की बात हो, और अब श्री संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वहीं कमलनाथ के महाकाल की सवारी में शामिल होने पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब क्योंकि कांग्रेस पर संकट है, इसलिए महाकाल के शरण में जा रहे हैं। कांग्रेस पॉलिटिकल नौटंकी करती है। वहीं संत रविदास मंदिर बनाए जाने का कांग्रेस ने समर्थन तो किया है, लेकिन समर्थन के साथ कांग्रेस ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। सुनिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। लोकप्रिय नेता, भारत के गौरव, जननायक श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में 100 करोड़ की लागत से बन रहे पूज्य संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। एक श्रृंखला आप देखें, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की बात हो, बाबा महाकाल की बात हो, एक लंबी श्रृंखला। और उसी श्रृंखला में संत रविदास जी के मंदिर का भव्य नींव रखने के लिए वो जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए 100 दिन है। 65 लाख की आबादी को साधने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। कई सालों से संत रविदास मंदिर के लिए बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे चुनाव आ रहे हैं, मंदिर बनाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सुनिए प्रदीप अहिरवार ने क्या कुछ कहा। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सागर आ रहे हैं। संत श्रोमणी रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की घोषणा की है, उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। मोदी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में दलित समाज के ऊपर अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई है, हमारे समाज के लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है दलित वर्ग के विरोध में, उसको लेकर इस वर्ग की पूरी जो समस्या है, मैं आपके माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये वर्ग 2023 का चुनाव 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में है, और ये वर्ग आपकी पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश से विदा करने के लिए तैयार है। हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम पिछले 20 साल में भाजपा सरकार ने किया है। हमारा समाज समझ रहा है, और पूरा अनुसूचित जाति वर्ग हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे, संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे शिवम शुक्ला जी आपसे। शिवम शुक्ला जी, सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक याद नहीं आए संत रविदास जी
ये भूमि पूजन तो ठीक है, लेकिन ये अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश है। क्या कहेंगे आप? फिर कहा जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आजादी के बाद से इतने वर्षों तक उस वर्ग के मान सम्मान की बात हो, संत रविदास की जो इतनी एक महान विरासत है उसके संरक्षण की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उस दिशा में ध्यान नहीं केंद्रित किया। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, चाहे उज्जैन में उनके लिए स्मारक बनाना हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है उसको एक विरासत के सेंटर के रूप में डेवलप करना हो, इसी प्रकार से उस समाज से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र नायक रहे उन सभी के मान सम्मान की चिंता करना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने स्तर पर प्रयत्न किया है। इस वर्ग के लिए जो बजट मात्र 600 करोड़ रुपए का था उसको आज हमारी सरकार 2023 में 26,000 करोड़ रुपए तक लेकर के आई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो दलित वर्ग है उसका उत्थान और उसकी विरासत का संरक्षण, दोनों चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। और कांग्रेस पार्टी आज कहीं न कहीं उसी वजह से सिपियानी बिल्ली खंभा नोचने की राजनीति कर रही है। जो संत रविदास कहीं न कहीं सनातन आस्थाओं और मान्यताओं की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, आज उनके बारे में चिंता करते हुए आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। शिवम शुक्ला जी, सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में जो दलित आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सवाल ये भी है और विपक्ष इसको भी उठा रहा है, इसको भी किस रूप में ले रहे हैं? जब इतना ही मान सम्मान है तो कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी दुरुस्त क्यों नहीं है? आखिर उनके सम्मान की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? प्रदेश की कानून और व्यवस्था देखनी है तो जब भी इस प्रकार का प्रदेश भर में कोई इक्का दुक्का प्रकरण सामने आता है, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी संवेदनशीलता और कितनी कठोरता के साथ कार्रवाई करती है, इस चीज को आपको देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के यही नेता जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की आवाज उठाते हैं, दलितों और आदिवासियों के हक की बात करते हैं, जब कोई भी प्रकरण राजस्थान से जुड़ा हुआ सामने आता है, अभी हमने देखा कि एक विधायक ने किस प्रकार से एक आदिवासी को, एक माफ कीजिएगा, एक दलित समुदाय के व्यक्ति को जूते चटवाने का काम किया, एक डीएसपी ने राजस्थान की सरकार के संरक्षण में उसको अपना मानव मूत्र पिलाने का काम किया। इस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में होती है। न वहां पे उनके नेता बोलेंगे, न उनके मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही कोई प्रकरण अगर कभी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का भी हो जाए, मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं, यह दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर देगा। मैं तो कहना चाहूंगा, कांग्रेस हमेशा से इस वर्ग के वोटर को अपने ऊपर आश्रित बनाना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसी वर्ग के वोटर को सशक्त करने का काम किया है ताकि वो अपना अधिकार समझ सके और मजबूती के साथ समाज में खड़ा हो सके। आज इतना बड़ा स्तर पर पुनरुत्थान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए, संत रविदास को सिर्फ दलित वर्ग के एक आराध्य के रूप में देखना अपने आप में संकीर्णता की राजनीति होगी। उन्होंने हमारे भारत की जो एक वैभवशाली परंपरा और संस्कृति है उसके संवाहक के रूप में काम किया था। जब सिकंदर लोधी उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए परेशान कर रहा था, उस वक्त भी उन्होंने किस तन्मयता के साथ धर्म की ध्वजा को थामे रखा और अपने आप के बारे में कहा करते थे कि मैंने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, इसी में मरूंगा। तो यह चीजें दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति इतने बड़े राष्ट्र नायक के रूप में स्थापित है, पूरे समाज में उनकी शिक्षा है, उनका प्रभाव है और उनका जीवन लोगों के लिए एक प्रकार से प्रेरक चीज है, तो क्यों नहीं उसके बारे में हमारी सरकार सोचे। और सरकार लगातार इस दिशा में काम करती रहती है। प्रधानमंत्री जी के केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन तमाम प्रयासों को अतिरिक्त मजबूती मिली है और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले पवन पटेल जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद रमेश शर्मा जी आपके पास आते हैं। जल्दी से, आप देर से जुड़े हैं पवन पटेल जी, लेकिन फिर भी सवाल आपसे तो बनता ही है। सवाल ये है कि संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है और इसका भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ठीक है, सम्मान इससे जो अनुसूचित वर्ग का है थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करेंगे। ठीक है, उनका मंदिर बन रहा है, गौरवान्वित होना चाहिए और समाज में इस तरह की बातें, मंदिर बनने भी चाहिए। इसे राजनीतिक चश्मे से ही कांग्रेस क्यों देख रही है? कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही, हम तो एक आम इंसान के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते, वंदन करते, अभिनंदन करते। हमें खुशी हुई कि आदरणीय मोदी जी पधार रहे हैं।
आदरणीय मोदी जी 100 करोड़ का संत रविदास जी के मंदिर के आधारशिला रखने आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते और मांग करते हैं कि 100 करोड़ नहीं, इसको 1000 करोड़ का मंदिर बनाना चाहिए। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब जो दूसरा हमें जो इसके पीछे दिक्कत है, जो इसके पीछे सोच है, जो इसके पीछे साजिश है, उसकी बात कर रहे हैं कि पिछले चुनावों में रविदास जी के मंदिर का बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन मंदिर नहीं बना होता। इन्होंने जो आस्था का विषय होता है, उस विषय से, आम जनता के आस्था से जुड़ी हुई विषय से, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीतिक लाभ लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमें आपत्ति उस बात की है, हमें आपत्ति उस बात की जो भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा में भारतीय जनता पार्टी बाबा महाकाल लोक में इस तरह घपला करती है, भगवान को भी भ्रष्टाचार के लिए नहीं छोड़ती। तो हमारा दुख इस तरह की बातों से है, इसको राजनीतिकरण करना नहीं कह सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र छोटे भाई बोलते हैं आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो राजस्थान चले जाएंगे। क्या आपने राजस्थान को आइडियल बना करके मध्य प्रदेश में काम करने का प्रण दिया था? यहाँ मध्य प्रदेश में बोलते हैं इक्का दुक्का घटना है, एक हफ्ता खत्म नहीं होता कि दूसरी घटना, एक हफ्ता खत्म नहीं होता कि विधायक के लड़के ने गोली मार दी, एक हफ्ता खत्म नहीं होता कि किसी ने पेशाब कर दिया, एक हफ्ता खत्म नहीं होता कि कोई गाड़ी के पीछे लेके रखेगा। तमाशा बचा हुआ है। हम जब यहाँ की बात करेंगे तो राजस्थान चले जाएंगे, हम जब आपकी बात करेंगे तो किसी चीज का बजट अगर आप 2600 करोड़ कर दिए हो तो एक आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। जिस तरह बढ़ता जाएगा कारवां, जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जाएगी, समाज उसके हिसाब से है। पहले हमने अगर 1000 किलोमीटर का रोड बनाया था तो आज 10,000 किलोमीटर की रोड बनाएंगे। हमारी सरकार होगी तो हम भी बताते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय बजट कम था, आज बजट ज्यादा है, आज जनसंख्या ज्यादा है, भौगोलिक चीजें ज्यादा है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करके अपनी पीठ ठोकने का काम करती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। मोदी जी आ रहे हैं, अभी अमित शाह जी लगता है घेरा डाल देंगे, उनको आभास हो गया है कि इस प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये कितना भी ठीक काम कर ले, कितना भी बजट बढ़ा दे, कितना भी कर्जा लेकर के हर व्यक्ति को कर्जदार बना दे, अब इनके चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के में आस्था रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। जी रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने दोनों मेहमानों को सुना, राजनीति तो होगी ही। रविदास जी का मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ स्वागत है, एक तरफ आलोचना है। आलोचना कुछ ज्यादा ही लग रही है जी। इस राजनीतिक परिवेश में क्या जी इस राजनीतिक परिवेश में क्या दो तरह की बातें हटा करके क्या एक तरह की बातें नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? ये बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो वर्ग से, वर्ण से और किसी भी सीमा से ऊपर होते हैं। ये जो रविदास जी का मंदिर बन रहा है, ये मैं समझता हूँ इसको राजनीति से अलग देखा जाना चाहिए। और संत शिरोमणि रविदास जी को भी किसी जाति या वर्ग या वर्ण से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनका अगर आप न किसी क्षेत्र से जोड़ करके देखा न जाना चाहिए। आप अगर रविदास जी का जीवन देखेंगे तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है और पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं उनको रैदास माना जाता है, कहीं रविदास जी नाम है उनका, अलग अलग उनके नाम है। पंजाब में भी उनका नाम है, जो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बुंदेलखंड की और गोंडवाना की यात्रा की है, तो यहाँ भी उन्होंने यात्रा की है। दूसरा, वो रामानंद जी के गुरु हैं, शिष्य हैं। रामानंद जी जिन्होंने सनातन परंपरा में रामानंद संप्रदाय के वो संस्थापक माने जाते हैं, वो उनके शिष्य हैं। वो उस समय के जो तत्कालीन शंकराचार्य पीठ के थे वो उनके शिष्य थे रामानंद जी। फिर अगर आप रविदास जी का देखेंगे तो मीराबाई जो चित्तौड़ की रानी है वो उनके शिष्य हैं, झाला रानी उनके शिष्य हैं, पीपाजी जो गागराउंड के राजा थे वो उनके गुरु भाई हैं। तो मैं समझता हूं इनको वर्ण और वर्ग से ऊपर माना जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई अपराध घटता है, भारत अमेरिका नहीं है, भारत अफ्रीका नहीं है, भारत इंग्लैंड या यूनान नहीं है। इंग्लैंड और यूनान में हुए हैं रोमन और कैथोलिक के झगड़े, अमेरिका में हुए हैं जातिगत वर्णगत झगड़े, अफ्रीका में हुए हैं, पाकिस्तान में होते हैं शिया और सुन्नियों के झगड़े, रोहिंग्याओं के और अहमदियाओं के झगड़े।
भारत का आप उठा करके देख लीजिए, यहाँ कभी भी जातिगत वर्णगत कोई संघर्ष कभी नहीं हुआ, सारे लोग एक साथ रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपराध होता है, उस इंडिविजुअल अपराध को आपको जाति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले विदिशा में एक पुजारी ने आत्महत्या की, उसकी बेटी ने आत्महत्या की, क्या उसको आप जाति से जोड़ करके देखेंगे? रीवा में एक शुक्ला की किसी की हत्या हुई है, मैंने मीडिया में पढ़ा था, तो क्या जाति से जोड़ करके देखेंगे? इंडिविजुअल अपराध को इंडिविजुअली माना जाना चाहिए। भारत में जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। वाल्मीकि जी जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरे सूक्त की रचना उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ राजनीति से अलग हट करके कुछ व्यक्ति, संत शिरोमणि हैं रविदास जी, वो सब समाज के आदरणीय हैं। और दो बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा। आप उनके अगर रविदास जी के पद देखेंगे तो रविदास जी के पद में कई पद उनके ऐसे हैं जहां उन्होंने वर्ग से, वर्ण से, क्षेत्र से ऊपर उठ करके सनातनी बनने का आह्वान किया है। और एक पद, दो कई पद उनके ऐसे हैं जो उन्होंने कहा पराधीनता से मुक्त होने का आह्वान किया है। तो उन्होंने देश भर में यात्रा की और इकट्ठा करके कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष का उन्होंने काम शुरू किया था। उनका आदर हमको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। जी जी। शिवम शुक्ला जी, एक सवाल और उठता है कि वास्तव में जो यह समय है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस समय भूमि पूजन हो रहा है, तो अब चूंकि राजनीति है तो राजनीति तो होगी ही। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमने इस समय अगर जो चुनाव किया तो लोग ये कहेंगे कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया है, या फिर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही इस समय का चुनाव किया गया है? देखिए, सबसे समझने वाली बात यह है कि चलिए मान लीजिए पहली चीज तो अगर हम इसको राजनीति के लिए भी करते हैं तो देश या प्रदेश में पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है। इतने वर्षों तक इतने सारे चुनाव इस देश में हुए, कभी किसी ने दलित वर्ग के बारे में कांग्रेस पार्टी ने सोचने का काम क्यों नहीं किया? वही बनवा देते स्मारक, कम से कम चुनाव के फायदे के लिए बनवा देते, लेकिन यही चीजें नहीं करेंगे क्योंकि इनका इस पर विश्वास नहीं है। यह तो आक्रांताओं और मुगलों को महिमा मंडित करने से जब इनको फुर्सत मिलेगी तब अपनी खुद की संस्कृति की ओर यह झांकेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब अम्बेडकर जी का तीर्थ स्थापित होता है तब वहाँ कौन से हमारी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होती है? जब उज्जैन में संत रविदास जी का स्मारक बनता है तब हमें कौन से चुनाव लड़ने की तैयारी करती होती है? जब बिरसा मुंडा के नाम पे कोई इस प्रकार का आयोजन होता है, जब तांत्या मामा के नाम पर कोई न कोई स्मारक बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत चलने वाला संगठन है, हमारी नीतियां सतत तरीके से बनती रहती है और उस पर विचार और मंथन चलता रहता है। जब भी जिस चीज की उपयोगिता और प्रासंगिकता समझ में आती है हमारी सरकार निर्णय लेती है। चुनाव के दृष्टिकोण से इस प्रकार के निर्णय हमारी पार्टी ने कभी लिए है न लेगी, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के लिए भी कभी इन चीजों की चिंता नहीं की। आज इनके राज्यों में आज ये बार बार दलित और आदिवासी अत्याचारों की बात करते हैं। क्या वजह है कि आज दलित और आदिवासी अत्याचारों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान देश में सबसे ऊपर है। महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं में आज राजस्थान के सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ में नग्न अवस्था में युवाओं को, बेरोजगारों को सड़कों पर आकर के क्यों अपना हक मांगना पड़ता है? इन तमाम चीजों का जवाब कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को देना चाहिए। यह बात आप समझ लीजिए, इस देश और प्रदेश की जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के दो ही सिद्धांत हैं। पहला राष्ट्रवाद का, जिसके माध्यम से हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर जाते हैं। हम अपने वैभवशाली और गौरवशाली सीट का संरक्षण ही नहीं करते, उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हैं। और दूसरी हमारी राजनीति का मुख्य आधार है विकासवाद का, जिससे यह तमाम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जिनको आज न्याय की आवश्यकता है, जिनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जिनके आर्थिक उद्धार की आवश्यकता है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास करती है। चलिए, ठीक है सर, अच्छी बात है। पवन पटेल जी बोलूं? जी देखिए, मेरा एक तो मैंने सबसे पहले मैंने बोला अपने उसमें कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, हमारे प्रधानमंत्री हमने राजनीति करने का प्रयास किया। दूसरा, हमने किसी दल से जोड़ने का नहीं बात किया, किसी वर्ग समाज को ठेस पहुंचाए। हमने कहा 100 का नहीं 1000 करोड़ के बजट का मंदिर बनना चाहिए, हम उसका बहुत 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 स्वागत करते हैं, ये हमने बोला। ये इन्होंने पहले भी घोषणा की थी मंदिर बनने का, लेकिन आज तक मंदिर नहीं बना। हमने प्रश्न ये उठाया, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से हमारा ही फर्ज बनना चाहिए कि अगर आप करते हैं। हमने आवाज उठाई कि महाकाल जो आस्था का विषय होता है, आपने वहां भ्रष्टाचार किया। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरह की बातों का अवगत कराएं और सरकार की नकेल कसें।
और दूसरा जो एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। ये हरिजन आदिवासी दलित वर्ग की अगर बात करते हैं, दलित वर्ग के लिए जो भी उत्थान पे काम किया है उस उत्थान का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। ये बता दें कि कितने इस वर्ग के लिए कितने हॉस्टल का, कितने छात्रावास का निर्माण किया, इस वर्ग के लिए कितने स्कूल कॉलेज खोले, सब कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सिर्फ इवेंट का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये इवेंट के तहत रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर देंगे और बड़े भजिया बन जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज तक भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं मनाता था कोई कार्यालय? कभी नहीं मनाता था। आज जो सोचे कि इमारत से झटक रहा है तो आज उनकी जयंती मनाने लगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिरसा मुंडा जी की जयंती जरा बनाई है, इसका जवाब दे दे। इनके संघ के मुख्यालय में आज तक तिरंगा नहीं बनाया, आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। तिरंगा पे नफरत करने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं, भगवान के मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और इस तरह की चीजों से जितना जो भारतीय जनता पार्टी की कृत्य है आम जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। मणिपुर जैसी घटना होती है तो हमारे मोदी जी जवाब नहीं देते, सदन नहीं चलने देते। सदन बोलता है मोदी जी आइए विचार करिए, नहीं होता है। अडानी जी जैसे वो उससे आता है, बोलते ग्रैंड पार्लियामेंट्री कमेटी को। ये सब चीजों को, हर व्यक्ति की आवाज को अपने इवेंट के आगे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आवाज दबने वाली नहीं, जिसका एहसास माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है। इसीलिए कुछ दिन पहले देखा आपने अमित शाह जी यहाँ डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब जब एक बार जनता मन बना लेती है तो कुछ नहीं चलने वाला। कितने भी इवेंट कर ले, कितने भी लाख करोड़ का कर्जा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी में आज होड़ मची है कि हम किसी न किसी तरह हर व्यक्ति को, किसी को 10,000 किसी को 5,000 दे दे। कभी रक्षाबंधन में कुछ दिन बाद देखिएगा वीकली संडे को मामा कुछ उपहार देगा, फिर मंडे को मामा कुछ उपहार देगा। ताबड़तोड़ 5 साल तक 14 साल तक याद नहीं आई, लेकिन अब चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में राम राज्य लाने का जो ढोंग कर रहे हैं आम जनता उसको समझ रही है, बेरोजगार समझ रहा, मजदूर और किसान समझ रहा है। और इस तरह के वर्ग जिन वर्गों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, वो वर्ग उनकी भावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी है, तो इन सब बातों से विचलित होने वाली नहीं है। और आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के तानाशाही की संविधान से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देंगे। एक बार 2 बार हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान की तरफ अगर कोई टेढ़ी आंख उठा करके देखेगा उसका जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता तैयार। चलिए ठीक है। रमेश शर्मा जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि अनुसूचित जात की राजनीति हो रही है, अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश तो हो रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह सच्चाई है, शायद आप भी स्वीकार करते हैं इसको। मध्य प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति कितना महत्व रखती है, क्या है उसका राजनीतिक समीकरण, आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, निश्चित रूप से इस समय जो राजनीति है वो किसी भी पार्टी की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने में दोनों ही दल लगे हैं, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं ये राजनीति ही है जिसके कारण समाज जो है वो समरस नहीं हो पा रहा है। हम व्यक्तिगत जिंदगी में किसी से जाति नहीं पूछते, सड़क पर, होटल में, खाना खाने वक्त, बस में, डॉक्टर के पास, सब्जी वाले के पास, किसी से नहीं पूछते। लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं जाति को साधने का ये सिलसिला दोनों पार्टी कर रही हैं। और संयोग से ये माना जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये अपेक्षाकृत दूसरे लोगों की तुलना में संगठित रहता है। ओबीसी भी उतना संगठित नहीं रहता, जिसको हम फॉरवर्ड क्लास कहते हैं वो भी उतना संगठित नहीं रहता, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठित रहता है। किसी क्षेत्र में मान करके चलिए कि अगर वोट टूटना भी होगा किसी कारण से, तो वो किसी मोहल्ले में, किसी पोलिंग बूथ पर, किसी उम्मीदवार वो 10-20% वोट टूटता है, बाकी ये इकट्ठा जाता है। इसीलिए दोनों की दोनों पार्टियां जातिगत आधार पर इन वर्गों को साधने की कोशिश करती हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग हो। और इसीलिए कई बार कोई काम वोट की दृष्टि से ना भी हो, तब भी किसी को लगता है कि वोट की दृष्टि से है, तो इसलिए उसका विरोध उसका होने लगता है। मुझे जो लग रहा है, जो मंदिर बन रहा है, मंदिर में भी मेरा ये मानना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए और लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये चिंतन जरूर होगा कि कभी रविदास जी का मंदिर बना करके उस वर्ग के अंदर उनका प्रभाव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि संत पर संग्राम चल रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर बनने के पीछे की राजनीति ये है कि साधने की कोशिश चल रही है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग। हालांकि इस मंदिर बनने का स्वागत तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन वो भी नुक्ताचीनी के आधार। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम हो रहे हैं, होने चाहिए, नुक्ताचीनी होती रहेगी, लेकिन संत का मंदिर बनना ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।